बिहार ही नहीं पूरे देश में भी चर्चा है और गर्व करता है। लोगों को ये कहते सुना था कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन मैंने कुछ बच्चों को ये कहते सुना कि वो विकास वैभव बनना चाहते हैं। एक ऐसी शख्सियत, सादा सरल स्वभाव का व्यक्तित्व जिन पर पूरा बिहार फख्र करता है, नाज करता है। मैं अपने कहे एक शेर के साथ मैं आपको आमंत्रित करूंगी। मैंने सीखा नहीं है डर जाना, मैंने सीखा नहीं है डर जाना, हार कर हौसला बिखर जाना, हादसों ने सिखा दिया मुझको, जिस तरफ खौफ हो उधर जाना। श्री विकास वैभव सर, आपका स्वागत। धन्यवाद प्रेरणा जी, आपकी प्रशंसा के लिए हृदय से आभारी हूँ। मंच पर उपस्थित डॉक्टर आरवी सिंह, पूर्व कुलपति पटना विश्वविद्यालय, कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत सुधीर जी, विपिन जी, उपस्थित सभी शिक्षक, मीडिया के बंधुओं, एक इससे पहले एक कार्यक्रम में था जहां कुछ युवाओं से बात कर रहा था और शिक्षक दिवस है। सबसे पहले शुभकामनाएं मैंने दी और फिर हम लोग बात कर रहे थे कैसे मिलकर हम बिहार को प्रेरित कर सकते हैं एक अच्छे भविष्य के निर्माण के ओर। जैसे ही यहाँ पर मैं घुसा इस सभा कक्ष में, सभी को देखकर तब से जो कल्पना मन में आ रही है, यह प्रतीत हो रहा है कितनी शक्ति समाहित है यहाँ जो लोग बैठे हैं। इसमें कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता भी हूँ, जैसे गुरु रामान जी सामने बैठे हैं। अनेक लोग हैं जिनसे कभी कहीं न कहीं मिलना हुआ है। जब प्रभाव को मैं देखता हूँ छात्रों के बीच, तो लाखों विद्यार्थी प्रभावित होते हैं। कोचिंग की क्या भूमिका हो सकती है हम सब ने अनुभव किया है, और कोचिंग किस प्रकार से किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी परिवर्तित कर सकती है, इसका साक्षात उदाहरण कोटा है। अभी जैसा कि हम लोग सुन रहे थे, इच्छा व्यक्त हुई कि काश एक वर्ष पहले ऐसा हुआ होता तो कुछ और संभावनाएं बढ़ चुकी होती, लेकिन प्रारंभ हुआ, लोग एक साथ बैठे हैं, तो उज्जवल भविष्य की संकल्पना तो यहीं प्रारंभ हो गई। बिहार ज्ञान की भूमि है। आज अगर कोटा में कोचिंग उद्योग अति विकसित हुआ है और हम चिंतित हैं, चाहते हैं बिहार को आगे ले जाना, चिंता तो और भी कहीं उससे अधिक अग्रणी होती है जब यह कल्पना आप करते हैं कि जिस समय पूरे विश्व में विश्वविद्यालय की संकल्पना भी नहीं थी, उस समय हमारे यहाँ नालंदा जैसे विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे, जहाँ दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे। बहुत पुरानी बात नहीं है, उस समय भी कैम्ब्रिज तक स्थापित नहीं था, जब पूरे तिब्बत में एक एक व्यक्ति ने स्वर्ण दान किया था, सोने का दान दिया था। प्रयोजन यह था कि विक्रमशिला से एक आचार्य तिब्बत आ जाए और लोगों को प्रेरित करें धर्म के प्रति। बहुत सारे विरोधाभास थे, पूरे तिब्बत से एक एक व्यक्ति ने स्वर्ण दान किया और उस राशि को लेकर एक पूरी मंडली चली, हिमालय के कठिन रास्तों से होती हुई विक्रमशिला पहुंची। बात करीब 1000 वर्ष पूर्व की। और उन लोगों ने जब निवेदन किया तो पहली बार निवेदन को अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद जो राजा थे उस समय लाल लामा स्वयं और स्वर्ण की तलाश में गए कि लगता है जो हम लोगों ने प्रस्तुत किया था कम, और तब उसमें कारागार चले गए। उनके जो पुत्र रहे उन्होंने फिर दोबारा मिशन भेजा, जो 3 वर्षों तक विक्रमशिला में रहा, मनाता रहा आचार्यों को। और सबसे जो उस समय के श्रेष्ठ आचार्य थे, आचार्य आतिश दीपंकर श्री ज्ञान, उनको अल्टीमेटली उन लोगों ने अंततः मना लिया, तिब्बत गए और तिब्बत का
जो भविष्य बना उसके बाद उसे उन्होंने परिवर्तित कर दिया, और परिवर्तित इतना किया कि पूरे भारत में बौद्ध धर्म मिट सा गया। जिस पूरे क्षेत्र में वह कभी प्रसारित था, लेकिन विक्रमशिला से ज्योति निकली आज भी रोशन करती है। पूरे तिब्बत के लोग, चाहे तिब्बत में रहते हो, चाहे तिब्बत के बाहर भारत में रहते हो, वज्रयान इसी विक्रमशिला के ऊपर थी। ऐसे असंख्य उदाहरण मिलते हैं जब बिहार ने किसी प्रकार प्रेरित किया था। जड़ कहाँ है? प्राचीन काल तक हम झांकते जाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात हुई, शिक्षक तो थे ही, लेकिन शिक्षक में जब सम्मान की बात हम लोग करते हैं तो बात आती है दर्शन की। दर्शन से व्यक्ति गंभीर बनता है, चीजों को देखने की उसकी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है। किस प्रकार एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को प्रभावित कर सकता है, विद्या के साथ साथ यदि दर्शन की विद्या भी जुड़ जाए तो उसमें शक्ति और बल हो उठती। शायद डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में जब बोलते थे तो दर्शन का जो प्रभाव था कहीं ना कहीं झलकता था। अब दर्शन की जब बात आई, दर्शन की उत्पत्ति कहाँ हुई? सभी लोग जानते हैं, प्राचीन काल में जब झांकेंगे तो मानव जाति की प्रथम ग्रंथ वेदों के रूप में हम ऋग्वेद को जानते हैं। वेदों का जब विकास हुआ उसके अंत को वेदांत कहते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन की पुस्तक है द उपनिषद, जिसमें बहुत गहराई से उन्होंने प्रतिपादन किया है हर मत का, और किस प्रकार की सोच उस समय हमारे पूर्वजों की थी। उस पूरी पुस्तक को भी आप पढ़ेंगे, उपनिषदों को आप पढ़ेंगे, जो विवरण मिलता है, जो क्षेत्र के नाम मिलते हैं, इसी प्राचीन बिहार के उत्तर भाग में स्थित मिथिला के मिलते हैं। हम स्मरण करते हैं उस समय के याज्ञवल्क्य का, उस समय की विदुषियों का, गार्गी का, मैत्रेय का। और जब प्राचीन काल में ही ऐसी प्रेरणा रही तो निश्चित है कि आने वाले समय में विकास होना चाहिए, और हुआ भी। तभी तो विश्वविद्यालय स्थापित हुए, नालंदा स्थापित हुई, क्रम में विक्रमशिला स्थापित हुई, देशों से लोग पढ़ने आते थे। अब विचार कीजिए, यदि क्रम उसी प्रकार गतिमान रहता, जैसे कभी आदि शंकराचार्य भी निकले, उन्हें भी जब किसी कर्मकांडी विद्वान की तलाश थी तो रास्ता बिहार की ओर नहीं आया, मंडन मिश्र के गांव महिषी में पहुंचे। उस क्रम में अगर हम चले होते, वैसा ही सब कुछ चला होता, तो शायद कैम्ब्रिज तो बाद में बना, विक्रमशिला तो पहले स्थापित हुई थी, नालंदा पहले स्थापित थी। कैम्ब्रिज का उत्कर्ष हुआ उसके बहुत बाद हुआ, लेकिन आज प्रभाव अलग है। वैसे में जब हम देखते हैं कि बिहार के छात्र बाहर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस दृष्टि से जब सोचते हैं हम क्या थे और क्या है, तो मन में एक बड़ा द्वंद होता है। हर जिले में बिहार के कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का जो प्रभाव है उसको नकारा नहीं जा सकता। बहुत बच्चे हैं, पटना में भी बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जो आज पढ़ते हैं, हर शिक्षक से प्रेरित होते हैं। यदि हम कल्पना करते हैं कहीं ना कहीं कि जैसे हम थे उससे भी उज्जवल भविष्य का निर्माण हम कर सकते हैं, क्योंकि है तो हम वही उन्हीं यशस्वी पूर्वजों के हम वंशज हैं। ऊर्जा भी तो वही होगी। कहीं ना कहीं यदि हम बढ़ नहीं पा रहे हैं तो उसका कुछ कारण होगा। यदि हम चिंता नहीं करें, चिंतन करें, तो पता चलता है आपस में संघर्ष करने में हमारी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। छोटे छोटे बातों में, जातिवाद में, संप्रदायवाद में, लिंग भेद में, इत्यादि इत्यादि में हम अपनी ऊर्जा लगाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। जब तक संघर्ष छोड़कर सहयोग की भावना नहीं होगी तो कहाँ आगे बढ़ पाएंगे। एक साधारण रथ भी जिसमें अनेक पशु जिसको खींचना हो तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक 4 पशु एक साथ नहीं चले। और जब समाज को आगे बढ़ना हो और आपस में संघर्ष में उलझे रहे तो संभव नहीं है। ऐसी जब स्थिति आती है, जब हम चिंतन करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसमें शिक्षक की होती है। जब समाज अटकता है, ऊर्जा व्यर्थ जा रही होती है, और इसी पाटलिपुत्र जहाँ खड़े हैं, एक शिक्षक की प्रतिभा को पूर्व में वह देख चुका है। जब छोटे छोटे खंडों में देश बटा था, पश्चिम से आक्रांता आ रहे थे, और जब आवश्यकता की अनुभूति हुई कि राष्ट्र को एक होना चाहिए, तो एक आचार्य के मन में जब बात निकली और क्षमता एक ऐसे बालक में दिखी जिसके पास दृष्टि थी, सोच थी, तो शंकराचार्य पड़ी।
जहाँ 100 लोग भी एक साथ मिलकर बैठे हैं तो विचार समान नहीं होते। उस समय के भारत को जब मार्ग नहीं थे, प्रौद्योगिकी नहीं थी, सूचना तंत्र नहीं था, एक साथ जोड़कर अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण एक शिक्षक के दृष्टि से हुआ, जिसकी सीमाएं आज भी हमारे पास नहीं है। उस समय अफगानिस्तान पार तक थी, उत्तर तक थी, दक्षिण तक थी, उत्तर तक थी। कैसे संभव हो सके? ऊर्जा वही है, लगाना कहाँ है, इस पर विचार करना होगा। यदि आज हम चिंतित हैं, कोटा में कोचिंग की बड़ी अच्छी व्यवस्था है, बिहार में उसके पास हम नहीं है, तो चिंतित नहीं होना है। चिंतन कीजिए, सोचिए, जब पूर्व में कर सकते थे, ऊर्जा आज भी वही। आवश्यकता इसी प्रकार का उदाहरण बनकर प्रस्तुत होने की है, जिसमें उस समय तिब्बत से और कोरिया से भी लोग पढ़ने के लिए लालायित हो जाते थे। अभी भी एक शिक्षक का सामर्थ्य इतना है कि कहीं पटना के किसी महेंद्रू में गली में भी अगर पढ़ाता हो और उसकी ख्याति फैलती है तो दूर दूर से छात्र आते हैं। इसको और ले जाना है। संगठन में बहुत शक्ति होती है। बहुत सारी चुनौतियों का सामना सभी कोचिंग संस्थानों ने इस बीच में कोरोना के अलग अलग समय में भी किया, लेकिन हताश नहीं होना है। यदि मन में स्वप्न बड़ा हो, लक्ष्य बहुत उज्जवल हो, तो मिलकर जब हम चलेंगे तो समस्याएं धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाती हैं। और तब जब हम स्मरण करते हैं कि हम क्या थे, उस स्मरण शक्ति के साथ जब लोगों को प्रेरित करेंगे, विद्यार्थियों को प्रेरित करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार ही क्या, पूरे भारत के भविष्य में आपका योगदान कितना बड़ा होगा। तभी मैंने कहा कि जैसे ही मैं कक्ष में आया, मुझे यह अनुभूति होने लगी कि यहाँ जो व्यक्ति बैठे हैं, हर व्यक्ति में इतना सामर्थ्य है जो बिहार के पूरे भविष्य को बदल सकता है। आने वाले समय में कितने ही छात्र आपके पास आएंगे, और जो भी आएंगे एक आशा के साथ आएंगे कि हम जब पढ़ेंगे तो हम कुछ बनेंगे। निश्चित ही विद्या ग्रहण करेंगे, पर साथ साथ उनको, यदि आपने वो प्रेरणा उनके अंदर जागृत कर दी कि कौन थे, इसका स्मरण करा दिया, उस आत्मविश्वास को जगा दिया जो बता सकती हो कि तुम क्या थे, और वही ऊर्जा आज भी है, तो एक ऐसे प्रेरणा स्रोत का निर्माण कर देंगे जो कई अनेकों को प्रेरित करेगी। तो आपसे इस अवसर पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। एक एसोसिएशन बना, बहुत सारे छोटे छोटे संस्थान हैं, उनको भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जोड़ने की आवश्यकता है, और मिलकर संगठित होकर चिंतन करके सोचने की आवश्यकता है किस प्रकार एक ऐसा बेंचमार्क प्रस्तुत करें जो अन्य क्षेत्रों में जहां आज कोचिंग प्रसिद्ध है, उससे अधिक प्रसिद्ध होकर लोग उसकी तरफ स्वयं जुड़े। जब मैं आ रहा था, एक प्रेजेंटेशन भी चल रहा था जिसमें किस प्रकार के चीज़ों को बेहतर ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, तो सूचना प्रौद्योगिकी का भी उपयोग होना चाहिए। अब कल्पना कीजिए हमेशा इस बात का कि जिस समय न सूचना तंत्र था, न प्रौद्योगिकी थी, न मार्ग थे, न उस प्रकार के माध्यम थे जो आज उपलब्ध हैं, तब हमारे पूर्वज वो स्थापित कर सकते थे जो आज अकल्पनीय सा लगता है। उस समय हमारे पास ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित थे जहाँ पूरे विश्व से लोग आकर्षित होकर आते थे। आज भी हम वही परिवर्तित, यदि कुछ हुआ है, कुछ समय हुआ है, सोच में परिवर्तन आया है। हम लघुवादों से ग्रसित होकर आपस में संघर्ष में उलझे हुए हैं। उससे मिटकर, हटकर यदि प्रेरित होकर हम सहयोग करने लगे, उसमें सबसे प्रमुख दायित्व निश्चित आपका होगा। इसलिए होगा क्योंकि कोचिंग संस्थानों की जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण है। आज की स्थिति यही, और क्या जो भूमिका है इसको यदि आपने अच्छे से निभाया, बहुत सारी बातें हुई, उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें जो आप कर सकते हैं उसकी क्षमता इतनी है कि जब और चीजें बढ़ेंगी, एसोसिएशन बढ़ेगा, तो मैं साक्षात देख पा रहा हूँ और सोच पा रहा हूँ कि आने वाले समय में जब आपसे मिलूंगा तो जो आज दिख रही है उसको किस प्रकार से हम लोग अनुभव मिलकर करेंगे। सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, साथ ही हार्दिक अभिनंदन भी करना चाहता हूँ, और जिस शक्ति की मैंने बात की जो आपने समाहित है उसका प्रसार करने हेतु आह्वान भी करना चाहता हूँ। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।